हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में इस चैप्टर के नोट्स, इस कौन सा चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, क्लास 10th एनसीईआरटी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, इसके नोट्स हमने डिस्कस करे थे। उसके बाद हमने इस बुक के इम्पोर्टेंट टर्म्स तो नहीं, एमसीक्यूज, एजर्शन रीज़न और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आंसर दे रखे थे। तो हमने उनको डिस्कस करा था। जैसे अरेंज इन ऑर्डर और मैच इट वगैरह हमने उनको डिस्कस करा था। नेम देम, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आज की इस वीडियो में हम इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, जो कि टोटल 44 हैं, उसमें से हम 22 करेंगे। अगले 22 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको, सॉरी, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट बॉक्स मिलेंगे, ध्यान से वहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे, पिन करके मेरा रखे मैंने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से जाके अपने डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नोट्स के लिंक कमेंट बॉक्स में। इस बुक के लिंक भी है, सैम्पल पेपर के लिंक भी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो वीडियो देख के आप चेक कर सकते हैं डाउनलोड उसको। वीडियो में मैंने बताया कि कैसे डाउनलोड करें, और पिछली वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज फ्रेडरिक सॉरी, हम नोट्स में भी कर चुके हैं। ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ फॉर प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम वर्ल्ड मेड अप ऑफ सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो, फ्रेंच का था, आर्टिस्ट था, प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ फॉर प्रिंट्स, 1, 2, 3, 4, 4 क्वेश्चन बन गए। इसमें से 4 एमसीक्यूज आ सकते हैं ना, बस इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 4 प्रिंट की सीरीज़ बनाई थी, मतलब 4 ड्राइंग्स बनाई थी, जिसने उसने अपना ड्रीम, सपना पेश करा था अभी जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो बनी हो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की, मतलब डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक शासन है सारी जगह। नेक्स्ट सवाल है, नेम एनी 4 कंट्रीज विच वर अ पार्ट ऑफ प्रोसेशन शोन इन फ्रेडरिक सोरो प्रिंट। फ्रेडरिक सोरो ने जो प्रिंट बनाया, उस प्रिंट के कौन कौन सी कंट्री पार्ट थे, मतलब जिन पर प्रभाव पड़ा फ्रेडरिक सोरो की बातों का। तो वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया। ये 4 कंट्रीज थी जिन पर फ्रेडरिक सोरो की बातों का प्रभाव पड़ा। नेशन स्टेट क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए स्टेट इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड रूलर्स डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट। तो देखो, एक ऐसा स्टेट जिसमें ज़्यादातर लोग और रूलर्स एक सेंस बना लें कि कॉमन आइडेंटिटी, मतलब सारों के वो सेम हो, मतलब इक्वालिटी हो, वो अपनी हिस्ट्री को शेयर करते हों, ठीक है, तो उसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरी। ये स्कोर को और एक तरीके से कह सकते हैं, व्हाट वाज द मेजर चेंज दैट अकर इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। तो दोनों का आंसर एक ही है, टू ट्रांसफर मोनार्की इनटू डेमोक्रेसी। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए कोई डेमोक्रेसी इनटू मोनार्की भी दे सकते हैं। अगला सवाल है, मेंशन एनी 2 मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। तो आपको 2 मेजर्स या प्रैक्टिसेस बतानी है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने, फ्रेंच के क्रांतिकारियों ने करी थी, ताकि वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब एक सामूहिक अपनी पहचान बना सके फ्रेंच पीपल के बीच, फ्रेंच के लोगों के बीच में, ठीक है। तो आंसर है इसका, उन्होंने एक फ्रेंच का नया फ्लैग बनाया, ट्राई कलर का था, वो 3 कलर का था, और जिसको चूज़ किया गया फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस करने के लिए। देखो, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। नया फ्रेंच फ्लैग किसने बनाया, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ने। कितने कलर थे उसमें, 3। और उस फ्लैग को किस लिए बनाया गया, फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। और दूसरा काम क्या किया गया, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया पूरे पूरे सेंट्रल के लिए, ठीक है।
और अब फिर हमारा नेक्स्ट सवाल आ जाता है, नेम एनी टू कंट्रीज दैट वर कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी नोट्स में बताया था, तो उसमें थोड़ा अलग तरीके से था भी कौन कौन सी कंट्रीज में नेपोलियन कोड इम्प्लीमेंट हुआ। बात तो एक ही है, होलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मिसप्रिंट ही कह सकते हैं आप इसको। तो पूछा गया है, आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली एलिड टू द आइडियोलॉजी और लिबरलिज्म, जस्टिफाई बाय गिविंग वन रीज़न। तो इन्होंने साफ सीधे से बस घुमा फिरा के ये पूछा लिबरलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो लिबरलिज्म क्या होता है, वो एक वर्ड, लैटिन वर्ड से ढूंढा मतलब लेके बनाया गया। लैटिन वर्ड कौन सा था, लिबर, उसका मतलब है फ्री। हम नोट्स में कर चुके हैं। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेज यूरोप ऑफ यूरोप, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अब इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि मिडिल क्लासेस के लोगों के लिए जो ये लिबरलिज्म है, इसका क्या मतलब था, मतलब क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना। अगला सवाल है, कस्टम यूनियन के बारे में बताना है, जो ये प्रूशिया की अगुवाई में बनी थी 1834 में। जोलवरीन है उसका नाम। सिविल कोड कौन सा था जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 1804 में, ये नोट्स में कर चुके हैं। नेपोलियन कोड है वो। जोलवरीन, मैंने आपको नोट्स में बताया था, ये जोलवरीन जो इसका क्वेश्चन जो आएगा ये बुक में आएगा। तो अब ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका जवाब ये देखिए, पढ़िए। जोलवरीन होता क्या है, क्या था वो, क्यों उसको बनाया गया था। 1834 में एक कस्टम यूनियन, ये जिसको हम जोलवरीन कह सकते हैं, वो प्रूशिया की अगुवाई में बनाया गया, मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट के साथ मिलके मतलब। ठीक है, तो इस यूनियन ने क्या किया, अबोलिश टैरिफ बैरियर हटा दिए। ठीक है, और जो करेंसीज थी उनको 30 से ज़्यादा थी करेंसीज, उनको 2 करेंसी में बना दिया। ठीक है, इसने एक वेव तैयार कर दी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, जिसने वाइडर नेशनलिज्म मतलब जो नेशनलिस्ट मतलब जो राष्ट्रवाद के नेशनलिज्म के जो भाव थे, जो सेंटिमेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रो होने लगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये है जोलवरीन का। अगला सवाल, 2 फीचर हमें बताने हैं जो कि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में थे। देखो, वही पहले जब हमने नोट्स कह रहा हूँ, पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था ये बात कि मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ द फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसमें एक पॉइंट और जुड़ गया, पॉलिटिकली डिटरमाइज दी कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टेंट। और अगर मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, आपको ना एनसीईआरटी का चैप्टर जरूर पढ़ना, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए पूरे। अगर आपको 30 35 कुछ करके चाहिए ना, तो आप नोट्स पढ़ो 38। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ो, फिर आपके 40 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। आगे, नेम द कंट्रीज विच वेंट इन वियना इन 1815 फॉर वियना कांग्रेस। तो वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलके वियना कांग्रेस बनाई थी, वियना ट्रीटी करी थी। ठीक है, अगला सवाल हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाउ मैनी प्रपोजल ऑफ द वियना ट्रीटी ऑफ, भी कौन कौन से प्रपोजल, उसमें क्या क्या किया गया वियना ट्रीटी में। देखो, एक तो बोर्बन डायनेस्टी को वापसी पावर दे दी गई, एक सीरीज ऑफ स्टेट बनाई गई फ्रांस की बाउंड्री पे, ताकि फ्रांस कभी स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट में बट ना पाए। जैसे पहले वो जर्मनी और इटली बटे हुए थे ना, तो वैसे बट ना पाए अलग अलग स्टेट में, तो उसके आगे एक बाउंड्री बना दी। ठीक है, अगला सवाल, 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ का नाम बताना है जिप्सी मेजनी के द्वारा बनाई गई। ये भी हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। यंग इटली मर्साइल्स, यंग यूरोप इन बर्न, इसका टाइम पीरियड 1833 है, 1833 में ये बनी थी। ठीक है, अगला सवाल, नेम द कंट्रीज वेयर सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म्ड ऑन द जिस्पे मेजनी मॉडल। जिस्पे मेजनी मॉडल पे मतलब जिस्पे मेजनी के आधार पर, उसी की जो वो मतलब उसी के जो प्रणाली कह सकते हैं, तो उसी की बातों पर सुनकर उसी के से इंस्पायर होकर कौन कौन सी जगह पे सीक्रेट सोसाइटी बनी। पोलैंड में बनी, फ्रांस में बनी, स्विट्ज़रलैंड में और जर्मनी में, इन चारों जगह पे बनी है। ठीक है,
अगला सवाल, स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड रेवोल्यूशनरीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनके बीच का डिफरेंस देखो क्या है। कंजर्वेटिव मोनार्की के फेवर में थे, रेवोल्यूशनरी मोनार्की के खिलाफ थे, बस इतना सा डिफरेंस है। अगला सवाल, ट्रीटी ऑफ वियना क्या है। 1815 में जो यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। वियना में मिले ताकि एक सेटलमेंट कर सके यूरोप के लिए। इस कांग्रेस को ड्यूक ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने, ऑस्ट्रियन ध्यान रखना, ड्यूक मेटरनिक ध्यान रखना, इसने जो इसको होस्ट करा। तो इसका क्या काम था, मतलब इसमें क्या किया गया कि जो जितने भी चेंज हुए थे नेपोलियन वार के ड्यूरिंग, उन सारे को वापसी ठीक करने का इसका ये मतलब ऑब्जेक्ट था, मेन एम था इसको इम्प्लीमेंट करने का। अगला सवाल, हु वाज इंस्टॉल्ड इन फ्रांस बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज आफ्टर द जुलाई अपहीवल ऑफ 1830। किस व्यक्ति को लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा फ्रांस में लाया गया जुलाई अपहीवल के बाद, तो वो था लुइस फिलिप। अगला सवाल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ग्रीस था, जो कि ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, उसे इंडिपेंडेंट नेशन कह दिया गया, वो इंडिपेंडेंट नेशन है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया इस तरीके से, ठीक है। अब अगला सवाल हमारा आ जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जॉन गॉटफ्रीड कौन है। ये बहुत फेमस रोमांटिक जर्मन पेंटर है। देखो कितनी क्या चीज़ याद रखनी है, रोमांटिक जर्मन फिलोसफर, ये 3 चीज़ें याद रखनी है, जिसने ट्रू जर्मन कल्चर को कहाँ डिस्कवर किया, कॉमन पीपल के बीच में, डास फोल्क। अब ये सारा कुछ, ये जितने मैंने अंडरलाइन करे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखना। मेंशन एनी 2 इम्पैक्ट्स ऑफ पीजेंट अपराइजिंग ऑफ 1848 ऑन फ्रांस। तो देखो कौन कौन से इम्पैक्ट पड़े पीजेंट अपराइजिंग के फ्रांस में 1848 में। देखो कौन कौन से थे। पहला तो था नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक, एक नेशनल असेंबली बना गई जिसे रिपब्लिक का नाम दिया गया। दूसरा क्या इम्पैक्ट पड़ा, एक और उस असेंबली को क्या किया गया, सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है राइट टू वोट। तो उसमें सफरेज दिया गया, क्या सफरेज दिया गया, और एडल्ट के जितने भी मेल्स हैं, ठीक है, तो एडल्ट मेल अबाउट 20 साल के हैं, उनको राइट टू वोट दे दिया गया, ठीक है। अगला सवाल, वाई वाज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट रिजेक्टेड बाय विलहेल्म फॉर किंग ऑफ प्रूशिया, बिकॉज, देखो ये क्यों था, क्योंकि जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लोग थे, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जर्मन नेशन के लिए, जो कि मोनार्चिकल सब्जेक्ट के द्वारा हेड नहीं होना था। मतलब उसका मतलब क्या था, ये मान लो राजा है, अब ये राजा से वो पावर पार्लियामेंट के पास जानी थी, तो इसलिए उसने इसको रिजेक्टेड कर दिया। मतलब उस राजा से, यानी ये जो विलहेल्म फोर था, ये जो बंदा था, इससे पावर कहाँ जानी थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के पास जानी थी, इसलिए इसने उसको रिजेक्ट क्या कर दिया, रिजेक्ट, ठीक है। इसका आंसर ये है। तो बस इस वीडियो में इतना करेंगे, अगली वीडियो में 23 से 44 तक क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट बुक में से, उसके बाद हमारे सिर्फ सैम्पल पेपर्स रह जाएंगे, फिर उनको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। चलते हैं, फिनिश करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।